अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। बसीरत ऑनलाइन की टीम इस वक्त बिहारी असम्बली इंतखाबात के दौरे पर है। इसी सिलसिले में आज हम 20वीं असम्बली हलक़े में दौरा कर रहे हैं और बांका पहुँचे हैं। बांका में हमारी मुलाकात आज आरजेडी के सीनियर लीडर और आरजेडी के बहुत ही पुराने, जिसको अगर हम कहें कि समझिए कि एकदम मेन स्ट्रीम के लीडर हैं और सिपाही हैं इस इलाके के, इलेक्शन भी लड़ चुके हैं आरजेडी के टिकट पर 20वीं असम्बली हल्का से, जनाब अब्दुल हई साहब। तो चूँकि जनाब अब्दुल हई साहब इस इलाके के बहुत पुराने और ज़मीनी लीडर हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ हैं, तो आज हम चाहेंगे कि उनसे कुछ असम्बली इंतखाबात के ताल्लुक़ से, बिलख़ुसूस 20वीं असम्बली हल्के के ताल्लुक़ से उनसे कुछ हम गुफ्तगू करें और उनसे ज़मीनी हक़ाइक़ को जानने की कोशिश करें। तो मैं सबसे पहले जनाब अब्दुल हई साहब का अपने बसीरत ऑनलाइन में इस्तक़बाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ऐसे वक्त में गांव का दौरा करके वोट का जायज़ा ले रहे हैं और यहाँ तक पहुँचने का काम किया। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप बहरहाल एक ज़मीनी लीडर हैं और आप इलेक्शन भी लड़ चुके हैं 20वीं असम्बली हल्के से, और यहाँ के जो वोटों का समीकरण है जो यहाँ का, ये उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तो पहला सवाल मैं ये करूँगा कि 2015 का इलेक्शन हुआ था जिसमें गठबंधन का जो है समीकरण कुछ और था। 2020 में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें गठबंधन कुछ और है। तो इस मरतबा उस मरतबा के मुकाबले में इस मरतबा का इलेक्शन ज़्यादा टफ है और आप उसको कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले 1 मिनट आपका टाइम ज़्यादा ले लेंगे कि ये हिंदुस्तान ग़ुलाम था और ग़ुलामी की लड़ाई में, जंग में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के आज़ादी दिलाया, और यहाँ का कानून बना सेकुलरिज़म। अपने अपने मज़हब के एतबार से सब लोगों को जीना है और देश की तरक्की के बारे में सोचना है। ऐसी हालत में बिरादर वतन पूरे हिंदुस्तान के 70% एक साथ हैं कि देश में हर हाल में सेकुलरिज़म बहाल हो, देश तरक्की करे। इस बीच में जो आप 15 की बात कर रहे हैं, तो 15 से पहले की हालत ये हुई कि 50 साल तक यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। जाहिर है जब अंग्रेज़ गया तो सुई का कारखाना नहीं था। बड़ी मेहनत काबिज़ के बाद इन्होंने हिंदुस्तान को तरक्की के राह पर लाने का काम किया, लेकिन 50 साल की बड़ी मुद्दत होती है। उस टाइम में लोग उबे और इस बीच में बीजेपी के नाम से नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने बहुत ललकार करके लोगों को बताया कि नौजवानों, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, गरीबों, हिंदुस्तान को उठाने के लिए हम 15 लाख का खाते में भेजेंगे। जाहिर है कि एक प्रधानमंत्री बोल रहा है, एक बहुत बड़ा यकीन करने की बात है। नौजवान बिल्कुल बेरोज़गारी के करीब कगार पर थे, वो खुशी के मारे पूरा का पूरा वोट दिए। वो ये नहीं समझे थे कि बाद में ये जुमलाबाज होंगे। तो 15 की बात अब बता रहे हैं, तो 15 में महागठबंधन में नीतीश जी जो जीते थे, उस टाइम में भी लोग नीतीश जी से तंग हो गया था कि नौजवान की नौकरी गायब हो गई और अफसरशाही ऐसी बढ़ गई कि जो गरीब इंदिरा आवास का पैसा लाने का काम किया, अफसर ये कहता था कि नीतीश की सरकार है, हर हाल में कमीशन शबाब पे आ गया। लोग तंग हो गए थे। लेकिन जब उस पर तेजस्वी यादव का कमान चढ़ा, क्योंकि ये नायब वजीर आला थे, तो ये फिर उसी गोद में चले गए जहाँ से वो आए थे। तो आज 2000 की बात है। 2000 में कई मामला है। मोदी जी ने जिस तरीके से यहाँ के गरीबों को, नौजवानों को नौकरी की बात करके 15 लाख रुपया देने की बात करके झांसा में लाया, ये नहीं करके इन्होंने एजेंडा तोड़ दिया। एजेंडा मस्जिद मंदिर की बात कर लिया, पाकिस्तान इमरान की बात करना शुरू कर दिया। अब यहाँ की आवाम 70% सेकुलर है और इन्होंने ये तय किया है कि मस्जिद अपनी जगह इबादत के लिए है, मंदिर धर्म स्थल है, धर्म की पूजा करने के लिए, लेकिन देश की तरक्की के लिए हमें इस झांसे में नहीं आना है। और अभी एक नौजवान जो लालू यादव के पौध से है, उन्होंने गरीबों को उठाने के लिए बहुत काम किया था। उन्होंने पूरे तरीके से इस झंडे को लिया है कि हमारा नौजवान पलायन कर रहा है नौकरी के लिए, जब दूसरे स्टेट में जाता है तो बड़ी रुसवाई होती है, और हमारे यहाँ उतना पद खाली पड़ा हुआ है, उस पैसे का इस्तेमाल नहीं है। तो उन्होंने ऐलान किया है बड़ी मजबूती से, पूरा एजेंडा दे करके, फार्मूला दे करके कि 10 लाख नौजवान की नौकरी पहले कैबिनेट की बैठक में देंगे। और ऐसी हालत में पूरे नौजवान को ये यकीन है, क्योंकि 15 साल में ना इन्होंने कोई वैकेंसी निकाला है ना कोई नौकरी दिया है। टीचर की बात है तो एक तरीके का काम है,
टीचरों को इन्होंने भेड़ बकरी की तरीके से डंडे का इस्तेमाल किया है। इन्होंने ये बताया कि नहीं, जब बराबर की तालीम दी जाती है तो हम टीचरों को बराबर का काम देंगे। इधर दो चीज़ तारीख़ी है, इसको जानने की ज़रूरत है और ये हर हिंदुस्तानी को समझने की ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी में जो प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, विधानसभा का विधायक हो, वो एक चौकीदार होता है, नुमाइंदा होता है, जो तकलीफ़ है उसको दूर करने के लिए उनको चुना जाता है। लेकिन आपको याद होगा कि बड़े बड़े तुज्जार हैं यहाँ जिनसे पैसा लेके फंडिंग करके जो प्रधानमंत्री हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं। एक बैग उन्होंने ऐलान कर दिया था कि नोट को बंद किया जाए, लोग समझ नहीं सके थे। वैसी हालत में जहाँ जो लोग थे वहीं चित हो गए। किसी के शादी का डेट पड़ा हुआ है, कोई मरीज़ हॉस्पिटल में है, अपना पैसा रहते हुए कितने की जान गंवानी पड़ी और पैसा इन्होंने पैक करवा दिया। तो ये मुख्तसर में कह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये आ गई कि अभी एक आपदा आया, जाहिर है पूरे दुनिया में आया कोरोना। ये तो समझ लीजिए कि एक राक्षस भी ऐसा नहीं कर सकता, अंग्रेज़ भी नहीं किया होगा। पूरे दुनिया के नुमाइंदों ने अपने अवाम के राहत के लिए मुकम्मल इंतज़ाम किया, लेकिन इन्होंने शाम के 6 बजे ऐलान कर दिया कि कोरोना की वजह से भी लॉकडाउन किया जा रहा है। और लॉकडाउन करने में ये नहीं समझा कि हज़ारों मज़दूर दूसरे शहर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी के पास पैसा नहीं, खाने का नहीं, और एक दिन के बाद कंटिन्यूअस लॉकडाउन कर दिया। चौक चौराहे पे भूख से कितने बच्चे बिलखते रहे, माँ जो है खाली हांडी दिखा करके उसको तसफ़ी देती रह गई। आखिर में जब मर्ज़ बहुत बढ़ गया फिर वहाँ से उन्होंने भगाना शुरू किया, जिसका कोई सवारी, कोई साधन नहीं दिया। जब अपने स्टेट में लोग आता है, अपने घर में आता है, तो उसे राहत होती है। ये नीतीश कुमार ने क्या किया कि पूरे बॉर्डर को सील कर दिया। हज़ार किलोमीटर की दूरी से अपने बच्चों को गोद में लेकर, गठरी को लेकर के जब अपने वतन के करीब पहुंचता है तो इनकी पुलिस, इनके ज़रिए उठी बैठी कराना, 50 लाठी मारना, और लोग छावनी बना करके भूखे प्यासे बलकते रह गए, जिसमें एक तारीख क़यामत तक रह जाएगी। बहुत ज़माने तक लोग याद करेगा कि जब लंबा सफ़र करने के बाद गरीबों की जमात जब थक जाती है तो वो ट्रेन के पटरी पर अपना आरामगाह समझता है। वो ट्रेन आती है तो किलोमीटर से धक-धका उठता है, लेकिन वो इस तरीके से चूर चूर हुआ बनता है कि ट्रेन उसके ऊपर से पास कर जाती है। 18 से 20 आदमी उस पर अपनी जान को गंवा बैठते हैं, फिर भी उन लोगों को तसफ़ी नहीं होती है। तो आज के डेट में आप लोग भी गांव में घूम रहे हैं, चुनाव का ज़माना है, और पत्रकार बंधुओं से भी मेरी गुजारिश है कि जो सच्चाई है वो ज़रूर लोगों के बीच लाई जाए। आज वो जो गरीब जिसमें आज भी पुलिस के लाठी का दाग है, वो अपना बदला लाठी से नहीं लेगा। वो तय कर चुका है कि मैं इस इलेक्शन में हर हाल में बटन दबाएंगे लालटेन छाप पे, और इस तरीके के जो जालिम आदमी हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को बांट के रखा है, अब वो बर्दाश्त नहीं होगा। अब आगे 20वीं की बात। ये एक बात ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि परिवर्तन चाह रहा है और पब्लिक जो है, यानी कि जो मजदूर वगैरह आए, तेजस्वी जी ने जो 10 लाख रोज़गार का वादा किया है और उसके बाद ही क्या थे, फिर एनडीए ने भी 19 लाख का वादा किया है। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई पैसा कहाँ से आप नौकरी देंगे, तो क्या तेजस्वी जी का जो 10 लाख रोज़गार का वादा है ये ज़मीन पर उतरेगा? जी, एक चीज़ आ जाएगी कि जो अभी एनडीए ने ऐलान किया है वो तो जुमलेबाजी। उस वक्त लोगों का यकीन उठ गया है कि जिस वक्त उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया भेजेंगे और कहीं एक पैसा लोगों को नहीं आया, 2 करोड़ को नौकरी देंगे, कहीं नौकरी नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने फार्मूला दे करके ये वादा किया है। इन्होंने क्या किया है कि 4.5 लाख पद जो खाली हुआ वो अब तक खाली है, और इधर जो नया नौकरी काम करना है, इतना देश तरक्की किया है, नौकरी की जगह है, उसको कहीं इन्होंने सिस्टमेटिक सेट नहीं किया है। तो ऐसी हालत में उन्होंने जोड़ घटाव करके देखा है कि 10 लाख यहाँ यूनिट बिहार में खाली है और 10 लाख सरकारी नौकरी उनको दिया जाएगा। और मोदी जी की जहाँ तक बात है तो उन्होंने रोज़गार कहा है, बेइज्जत किया है यहाँ के नौजवानों को, पढ़े लिखे को। उन्होंने ये बताया कि रोज़गार पकौड़ा बनाइए,
ये पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने गाली दिया है, और यही वजह है कि यहाँ का नौजवान ये गाली बर्दाश्त नहीं कर रहा है। चाहे वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, वो जवाब देने के लिए तैयार है कि एक क्वालिफाइड आदमी को इन्होंने पकौड़ा बना करके बेचने की बात कहा, ये मॉरली गाली है। और वो सब रोड पे आ गए हैं कि हम लोगों को चेंज करना है। अच्छा, एक सवाल ये बनता है कि बिहार के बारे में आमतौर से ये मशहूर है कि बिहार का जो इलेक्शन होता है वो ज़्यादातर ज़ात पात पर होता है और ज़ाती समीकरण पे ही सारा वोट जो इधर उधर होता है। तो क्या इस तरक्की याफ्ता दौर में भी आपको लगता है कि अभी भी ज़ात पात पर इलेक्शन हो रहा है या अब विकास के नाम पर हो रहा है? नहीं, अभी ये बात सही आपने बताया। इससे पहले का जो इलेक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं से ज़ात पे बट जाता था लोग, लेकिन इस बार के इलेक्शन में जो मैंने बताया, इससे पहले भी मैंने बता दिया कि कुछ दिन आप धोखा दे सकते हैं, झांसा दे सकते हैं। ये धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया। और अभी जो एक चीज़ गुजरी है कि जिस गरीबों के ज़बान मुंह से रोज़ी छीन ली गई है और आज तक उसके जिस्म पे डंडा लगा हुआ है, इस बार ज़ात पात का मेल टूट गया है। क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि जब से ये मोदी जी आए, नीतीश जी आए उस गोद में रह करके, तो इन्होंने धर्म की राजनीति किया और यहाँ के लोगों ने माइंड मेकअप किया, हर जात के लोग, कि किसी भी हाल में हम देश की तरक्की के लिए मज़हब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इस बार हर तबके का लोग वोट मिल रहा है पूरे बिहार में। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अभी की जो फ़िज़ा है उसमें 200 से प्लस सीट आने जा रहा है। और यकीन रखा है लोगों ने कि तेजस्वी यादव जो यूथ है, यूथ पूरे बिहार की नुमाइंदगी करेगा, वो बहुमत की सरकार बनाएगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम लोग 20वीं असेंबली हलके में हैं और आप भी इस हलके से आरजेडी के टिकट पर इससे पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, गो के बहुत कम मार्जिन से ही ये हुई। तो अभी का जो 20वीं असेंबली हलके का जो कहता है अभी का जो इंतखाब है, जो मौजूदा विधायक हैं डॉक्टर फैयाज़ अहमद, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि क्या समीकरण बन रहा है यहाँ और किस तरीके की उम्मीद आपको नज़र आ रही है? देखिए, 20वीं के हर गाँव में मुझे मौका मिला जाने का। दोनों कैंडिडेट में कोई मुकाबला ही नहीं। एक तरफ डॉक्टर फैयाज़ साहब जो 2-5 साल में 10 साल से ये विधायक रहे और अभी वो उम्मीदवार हैं। वो बिल्कुल शरीफ आदमी हैं। 10 साल में कहीं से ज़ात पात धर्म का कहीं से कोई लीकेज इसमें नहीं आया है। डेवलपमेंट की बात है तो 20वीं में अपनी तरफ से जो हो सका है मदद किया है, लेकिन सरकारी फंड जहां बिल्कुल खस्ता हाल थे उसको उन्होंने सींचने का काम किया है। इनके मुकाबले में एक कैंडिडेट है बचौल ठाकुर। उनका पॉलिटिक्स का कोई कैरेक्टर ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इनकी तारीख है कि धोखे से एक बार भी एमएलए हो चुके थे, लेकिन दूसरी बार में अभी अपने को ये बोलते हैं कि हम एनडीए के कैंडिडेट हैं। लेकिन जब हुकुमदेव यादव एमपी में खड़े हुए ये, तो ज़मीर को बेच करके उनके खिलाफ उनको हराने के लिए वो एमपी में खड़े हो गए, किसी वजह से वो जीत गए। फिर दोबारा जब मनोज यादव एनडीए के कैंडिडेट थे तो फिर वो आज़ाद खड़े होकर के उनको हराया। और इनका जो अब तक जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि अब तक जाति अनुवाद धर्म के नाम पर ये पॉलिटिक्स किए हैं, जो इस बार एक एक कौम के लोग, चाहे वो बड़ी जात के लोग हों, ब्राह्मण हो, भूमियार हो या दलित मजदूर हो, उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। उसी की एक शाख बचौल ठाकुर भी थे, हरिभूषण ठाकुर, जो धर्म की राजनीति पे इतना दिन चल दिए। लेकिन इस बार 80% लोग माइंड मेकअप किया है कि 20वीं में मज़हब की राजनीति नहीं चलेगी। और ये शरीफ आदमी हैं, इन्होंने अपने तौर पे बहुत अच्छा काम किया है। 80% लोग एक साइड हैं। 30,000 से पिछले विधानसभा में इनकी जीत हुई थी। फिर अभी अलायंस में 3 पार्टियाँ और बढ़ी है, सीपीआई सीपीएम माले। अब वो लोग सच्चे वोटर होते हैं। 20,000 की बढ़ोतरी और होगी। हमें यकीन है कि डॉक्टर फैयाज़ साहब 20वीं में रिकॉर्ड वोट 50,000 से जीतने की पोजीशन में। अच्छा, डॉक्टर फैयाज़ साहब के बारे में आपने कहा कि उन्होंने काम किया है, तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, बहरहाल आप ज़मीनी लीडर हैं, कि विकास के काम में डॉक्टर फैयाज़ अहमद को आप कितना नंबर देंगे, यानी कि वो समझिए कि कितना उस पर खरा होता है? देखिए, ज़रूरियात तो लामहदूद है। जाहिर है कि जितना भी ज़्यादा काम हो, जितना भी ज़्यादा फरावानी हो, लोगों को और ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमें ये लग रहा है कि चंद काम को छोड़ करके 20वीं का 90% काम इनके ज़माने में पूरा हो गया है।
क्योंकि हम लोग रास्ते में गए, पहले हम लोगों का रास्ता बहुत डैमेज था, 10% ऐसा रास्ता बच गया है, तो जाहिर है कि अभी फिर वक्त आने वाला बाकी है। 90% ऐसा लग रहा है कि बिस्फी में ज़रूरियात के काम हो गया है। जैसे स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, कुछ जगह को छोड़ करके स्कूल की इमारत बन गई है, लेकिन नीतीश की सरकार है, इन्होंने टीचर की बहाली नहीं किया, जिसको भी तेजस्वी जी बहाली करने जा रहे हैं। टीचर की कमी रही तो वो बिहार गवर्नमेंट की बात है, विधायक का पावर नहीं है, लेकिन विधायक का जो स्कीम था 100% ज़मीन पर उतरा है और ज़मीन पर काम बेहतरीन हुआ है, बगैर किसी भेदभाव के, हर जात हर कौम के बीच ये काम हुआ है। अच्छा, एक सवाल और मैं करना चाहूँगा कि जैसे कि आप एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ आपने अपने इलाके में एक बड़ा तालीमी काम किया है कि आपने अपने गांव में ब्रिलियंट इंटरनेशनल स्कूल के नाम से आपने इदारा कायम किया। तो ये भी एक तरह से समझिए कि इलाके की तालीमी तरक्की का एक बड़ा माइलस्टोन मैं इसको मानता हूँ। तो क्या आप फैयाज़ साहब के लिए, यानी कि जो डॉक्टर फैयाज़ साहब विधायक हैं और आइंदा भी जीत कर आएंगे, तो तालीमी मैदान में आप उनसे किस तरीके की उम्मीद रखते हैं और आप उनसे किस तरीके के को पैगाम देना चाहते हैं कि तालीमी मैदान में किस तरीके की तरक्की करें? देखिए, कुछ चीज़ तारुफ का मोहताज नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर फैयाज़ साहब भी पॉलिटिक्स के आने से पहले उन्होंने एजुकेशन का काम दिया है। उन्होंने भी शुरू किया कौम मिल्लत के लिए, इदारा खोला जो IPS स्कूल है, कौम के बच्चों ने उससे फ़ायदा उठाया। एक एजुकेशन का मरकज़ ऐसा होता है कि वो इन द होल के लिए फ़ायदा होता है, कौम की मलकियत होती है। और यही वजह है कि हम लोगों ने भी जो शुरू किया, जो 20वीं की हालत मैंने देखा, हम लोगों के बच्चे जो पढ़ने का काम किए, तो यहाँ बिहार गवर्नमेंट 15 साल से बिल्कुल एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया, तो लोग पलायन करते थे, बेंगलोर दूसरे स्टेट जाते थे। तो मैंने ये सोचा कि हर हाल में वो पलायन रोकने के लिए जो हमारे लोग बाहर रहते हैं और हमारी बहू दरभंगा, पटना या दूसरे स्टेट में जा कर के अपने बच्चों को पढ़ाती है, तो वो स्टैंडर्ड का पढ़ाई दे करके उस पलायन को रोका जाए। और डॉक्टर फैयाज़ साहब एजुकेशन के बारे में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, इस वजह से उनका इंटरेस्ट एजुकेशन में, हम यकीन है कौम मिल्लत को, पूरे विश्वी वासियों को जात पात से ऊपर उठ करके कि वो एजुकेशन पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। एक टीचर की कमी जो बिहार सरकार ने नहीं बहाल किया है, तेजस्वी यादव होंगे जो एक मुश्त 10 लाख नौजवानों की जो नौकरी पे पहले दस्तखत करेंगे, उसमें टोटल टीचर फिलअप हो जाएंगे और एजुकेशन का म्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं पर्टिकुलरली यानी कि स्पेशली 20वीं हल्के के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप डॉक्टर फैयाज़ साहब से किस तरीके की उम्मीद रखते हैं तालीमी तरक्की के सिलसिले में? नहीं, हम लोग को यकीन है कि वो तालीम से जुड़े हुए हैं और जो काम तालीमी म्यार पे कर रहे हैं वो आने वाले कल में इसमें और इजाफा करेंगे, और जो हमारे लोएस्ट घर के बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन से जोड़ने का काम करेंगे, ये हम लोग। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा कि बहरहाल आप सियासत से ज़मीनी तौर पे जुड़े हुए हैं। अब तक 2 फेज़ का इलेक्शन, 2 चरण का इलेक्शन हो चुका है, तो आप इन 2 चरण के इलेक्शन में अपनी पार्टी को कितनी सीट दे रहे हैं? देखिए, पहले चरण में 71 सीट का इलेक्शन हुआ था, उसमें बहुत महदूद कम करने के बाद भी 65 से 60 सीट महागठबंधन को आ रहा है। और अभी जो 94 सीट का इलेक्शन हुआ है, तो उसमें जो हम लोग घूमने का काम किए, देखने का काम किए हैं, उसमें हर हाल में 70 सीट यहाँ पाएगा। यानी कुल मिला के जो आने वाला 7 तारीख का भी माहौल बन गया है, यानी मुकम्मल आंकड़ा ये लग रहा है कि 200 से प्लस आएगा और मजबूत सरकार बिहार में बनेगी। चलिए, हम तवक्को करते हैं कि बिहार में मजबूत सरकार बने। आखिरी बस एक आखिरी ये है कि ये समझिए कि आप एक सीनियर लीडर हैं और समाज से भी जुड़े हुए हैं, तो बस मैं चाहूँगा कि आप चंद लफ्ज़ों में कौम के नाम अपना पैगाम इलेक्शन के ताल्लुक़ से दें, ताकि हमारी कौम जो है उनका वोट मुत्तहिद हो, मुंतशिर हो। ये अभी जो बिहार का चुनाव है, ये पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज देने जा रहा है, पूरी दुनिया की नज़र इस पे है कि एक तरफ देश को बांटने वाले लोग हुकूमत में हैं, एक देश तरक्की करने वाले का एजेंडा है। तो ऐसी हालत में पूरे अवामुन्नास को, बिरादर वतन को मैं ये पैगाम देता हूँ कि देश की तरक्की के लिए, भाईचारा के लिए, अमन के लिए एक एक वोट जो है दानिश्वर, बिरादर वतन, अब पूरे लोग जो सेकुलर हैं, जो हिंदुस्तान से मोहब्बत रखते हैं, वो
लालटेन छाप, हाथ छाप है, कहीं कहीं अलायंस जो गठबंधन का उसको वोट दे, ताकि अपना बिहार, अपना देश तरक्की के राह पे गामजमन हो। बहुत बहुत शुक्रिया बसीरत ऑनलाइन से बात करने के लिए। चलिए, आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हर इलाके का दौरा करके इतनी काविश कर रहे हैं और यकीन रख रहे हैं कि पत्रकार भी अब अपनी ज़बान हकीकत को बोलना पसंद किए हैं, और यहाँ से एक फ़िज़ा ऐसी बदलेगी जो मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे आज के मेहमान ख़ास जनाब अब्दुल हई साहब। जनाब अब्दुल हई साहब सियासी लीडर होने के साथ साथ समाजी मिली रहनुमा भी हैं, और इनका एक बड़ा कारनामा इलाके में एक तालीमी इदारा ब्रिलियंट इंटरनेशनल स्कूल के नाम से हैं, जिनको उनके साहबजादे चला रहे हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये भी 20वीं असम्बली हल्का में तालीमी तरक्की में एक नुमाया किरदार अदा करेगा, और अब तक इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। इलाके के बच्चे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। बस नाज़रीन किराम, अब हम इंशाअल्लाह ताला आप बसीरत ऑनलाइन से जुड़े रहें। बहुत जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।